क्या सर, आजकल जैसे पेशेंट आ रहे हैं तो किस तरह की बीमारियां सबसे ज़्यादा देखने को मिलती साथ नहीं आते थे। है? जी। लेकिन इस बार जो पेशेंट आ रहे हैं आपने भी देखा होगा सोसाइटी में कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। हाँ। वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। अब जैसे पहले भी जुकाम होते थे लोगों को मौसम बदलने पे, लेकिन इस बार जो जुकाम हो रहे हैं पेशेंट को, जो खांसी हो रही है, जो जो उनको बलगम आ रहा है, उसके बाद जो वीकनेस आ रही है वो वीकनेस जा ही नहीं रही। भारत में हर घर में हर कोई डॉक्टर है। दूर रहना चाहिए अगर मैं बात करूं इससे, सोया से। जी। बाकी अपना हरी सब्जियां हो गई, आपके चने हो गए, छोले हो गए, राजमा हो गया, जी। बहुत अच्छे प्रोटीन के सोर्स हैं। यार आजकल फैटी लीवर की प्रॉब्लम काफ़ी हो रही है, तो वो किस वजह से? 16-17 साल के युवा टीनेजर्स होते हैं, उसके बाद 20 से 25 साल के युवा होते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे भाई? वार्म अप जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, जिम जरूरी है, कैसे अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं? नमस्कार रुड़की, आप देख रहे हैं रुड़की हब का पॉडकास्ट और आज से हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं स्वस्थ रुड़की के नाम से। रुड़की के जाने माने डॉक्टर अर्पित सैनी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सोचा भाई रुड़की को भी स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक किया जाए, बीमारियां फैल रही है उनसे कैसा बचा जाए, बहुत सारे रास्ते होते हैं बीमारियों से बचने के लिए, तो उन सब चीज़ की जानकारी के लिए आज हमने डॉक्टर अर्पित सैनी से संपर्क किया। आपका धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो आए। कैसे हैं आप सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, नितिन जी का मुझे इनवाइट करने के लिए। डॉक्टर अर्पित जी के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो बेस्ट इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन क्रिटिकल केयर में है, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट है, न्यूरो स्पेशलिस्ट है और एंडोक्राइन एंड कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट है सर, यही है क्या सर? आजकल जैसे पेशेंट आ रहे हैं तो किस तरह की बीमारियां सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है? देखो अभी जो मैं पिछले 10-15 दिन से देख रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा जो है, या तो कफ निमोनिया के पेशेंट आ रहे हैं या फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी कि उल्टी दस्त के साथ में पेशेंट आ रहे हैं। जी। इससे पहले जब कभी पेशेंट आते थे उल्टी दस्त के साथ में, वो कभी इतनी वीकनेस के साथ नहीं आते थे। जी। लेकिन इस बार जो पेशेंट आ रहे हैं आपने भी देखा होगा सोसाइटी में कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। हाँ। वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। अब जैसे पहले भी जुकाम होते थे लोगों को मौसम बदलने पे, लेकिन इस बार जो जुकाम हो रहे हैं पेशेंट को, जो खांसी हो रही है, जो जो उनको बलगम आ रहा है, उसके बाद जो वीकनेस आ रही है वो वीकनेस जा ही नहीं रही है। बिल्कुल, मेरे साथ भी यही हो रहा है सर। एग्जैक्टली आपको जो खांसी होगी कम से कम 10-15 दिन से खांसी होगी, और बिल्कुल कितनी भी दवाइयां आपने ले ली होगी लेकिन उसके बाद वो खांसी ठीक नहीं होगी। ऑब्वियसली, बिल्कुल। और वीकनेस, जॉइंट पेन, नीचे काफ में पिंडलियों में दर्द, बिल्कुल बिल्कुल सर। चिड़चिड़ापन, बिल्कुल। स्टार्टिंग में 4-5 दिन तो भूख भी नहीं लग रही होगी, सिर्फ प्यास पानी पीने का मन कर रहा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नींद में भी बेचैनी, हाँ। बिल्कुल सारा दिन लेटे रहो और जी। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा जी है। जी जी। इस चीज को बोलते हैं माइल्जिया, मतलब जो मसल पेन होता है। ओके। आर्थ्रेल्जिया मतलब जो आपका जॉइंट का पेन होता है। ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि इस साल ऐसा हो रहा है और इससे पहले कभी नहीं होता था। जी जी जी। होता क्या है कि जो हमारा वायरस होता है जिसकी वजह से हमें जुकाम, नज़ला, खांसी, ये जिसे मैं कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू कहूंगा, इसको वायरल भी बोलते हैं क्या सर? वायरल, एग्जैक्टली। वायरल का मतलब होता है वायरस। ओके। कि वायरल मतलब एक वायरस है, और वायरस मतलब कोई भी वायरस हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो एक वायरस निमोनिया करता है या फिर कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू करता है, जी। ये हर साल म्यूटेट होता है। ओके। हर साल म्यूटेट होता है, इसीलिए जो वैक्सीन लगती है हर साल में न्यूमोकोकस की, वो भी हर साल नई आती है। जी। क्योंकि इसके जो वेरिएंट है वो बदलते रहते हैं। जी। अब कोविड के बाद क्या हुआ? कोविड के बाद हुआ ये कि जो इसके अंदर म्यूटेशन आई है, ठीक है। वो लगभग कोविड जैसी म्यूटेशन आ गई है। हाँ। जिसके वजह से आप देखोगे सिम्टम सारे कोविड वाले हैं। ओके। टेस्ट भी नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको जो है स्मेल भी नहीं आएगी, बिल्कुल सही। वीकनेस भी बिल्कुल वैसी आएगी, जी। कफ भी बिल्कुल वैसा होगा। जी। तो ये म्यूटेशन है बेसिकली जो कोविड की, और जो ये सीजनल फ्लू है इसकी वजह से। जी। अब क्या है, यही सीजनल फ्लू अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं तब भी उल्टी दस्त हुए थे, तब भी ऐसा ही हुआ था। जी, इस जी। बार भी ऐसा ही हो रहा जी। है। तो ये बेसिकली कोविड के बाद में ज्यादा म्यूटेशन होने की वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो इससे बचा कैसे जा सकता है सर? देखो, बचने के लिए तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी बढ़ाना। ठीक है। अब सब लोग बोल देते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किसी से पूछोगे, बोलेगा जी काढ़ा पी लो। किसी बोलो और बताओगे जी फल खाया करो। नहीं सर, एक चीज और देखा जाता है कि भारत में हर घर में हर कोई डॉक्टर है। देखो, अगर मैं इस चीज की बात कहूँ कि हर कोई डॉक्टर है ना, हाँ। तो अब जैसे जैसे मैं काम करता हूँ, मैं 100% टोटल ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एलोपैथी पे ही भरोसा करता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं
जिसके वजह से हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है। मतलब एक होता है कि होलिस्टिक लाइफस्टाइल, ओके। वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी मैं इम्यूनिटी की बात कर रहा था, हमारी इम्यूनिटी 70% कहाँ से आती है? बताइए कहाँ से आती है? खान पान से। एग्जैक्टली हमारा पेट, हमारी गट, उसके अंदर कैसे बैक्टीरिया हैं, सारा उसी चीज का खेल है। ठीक है। अब आप सोचो, हम अकेले नहीं है जो साथ रह रहे हैं, हमारे पेट के अंदर करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं। ओके। जिनका काम ये होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को शरीर में पचाने का काम होता है। ठीक है। उसी से ही हमारी इम्यूनिटी बनती है। ठीक है। नंबर 1। तो अब हमें अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है, ये ध्यान नहीं रखना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम उन बैक्टीरिया को कैसे स्वस्थ रख सकें। ओके। तो उनको स्वस्थ रखने के लिए क्या, सबसे पहले अपनी एसिडिटी कंट्रोल करनी पड़ेगी। ठीक है। अब उसके बाद और क्या है, अपने जो लाइफस्टाइल है, स्लीप का पैटर्न है, वो स्लीप का पैटर्न सही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सोएंगे नहीं टाइम से, तो हमारे अंदर एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल नाम का। वो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है। जब वो निकलेगा, निकलने के बाद वो स्पाइक कराता है शुगर को। ओके। वो हमारे इंसुलिन पे भी प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल ओबेसिटी आप देखोगे, जो पेट वाली ओबेसिटी है वो लोगों के अंदर जा रही है। ठीक है। जब पेट वाली जो ओबेसिटी है लोगों में आ रही है, इसके वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आने की वजह से ही डायबिटीज। आप देखोगे, कल भी मेरी ओपीडी में 2 पेशेंट आए, जो एक 21 साल का था और एक 25 साल का था, डायबिटीज। और आप मानोगे कि HbA1c एक जांच होती है 3 महीने वाली जी, वो 13.6 थी। 21 साल के बच्चे, मतलब ये बहुत ज्यादा, मतलब सर जैसे आजकल फास्ट फूड का भी जमाना है, उससे भी तो फर्क पड़ रहा होगा कुछ? देखो, फास्ट फूड से बेसिकली अगर मतलब अभी मैं कह दूंगा मोटे तौर पे कि हाँ बहुत फर्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। मतलब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर भाई, हम जो खा रहे हैं ना, वो क्या शरीर के अंदर पच रहा है, नंबर 1। दूसरा, पचने के बाद में क्या हम उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं अपने अंदर। मतलब एग्जांपल देखो, फास्ट फूड तो एक बहुत मोटी टर्म है। अगर मैं फास्ट फूड में बर्गर की बात करूँ, तो एक उसके अंदर बन होता है, एक उसके अंदर टिक्की होती है। तो जो टिक्की है या फिर उसके अंदर आलू है, वेजिटेबल्स होती वो तो नुकसान ही नहीं है। तो फिर नुकसान किस चीज का है? नुकसान है उसमें जो सॉसेस डलती हैं, उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब आपको उस बर्गर खाने से कितनी कैलोरीज मिली? सपोज करो 300 किलो कैलोरी आपको मिली है, आपने बर्गर खा के सो गए, ठीक है, आपने उसे इस्तेमाल किया नहीं, तो वो आपके शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट फैट के रूप में जमा हो जाएगा, जो एब्डोमिनल ओबेसिटी करेगा। ठीक है। 2 चीज हो गई। तीसरी चीज, अब क्योंकि ये सिंपल शुगर होती है, सिंपल शुगर मतलब ऐसी शुगर होती है जो टूट के तुरंत एनर्जी देती है। और देखो, क्या ही चिपक, आंतों के अंदर चिपकने वाली चीजें होती हैं। जब आंतों के अंदर चिपकेगी तो वो सड़ेगी, सड़ेगी तो गैस फॉर्म करेगी, पेट में ब्लोटिंग होगी। ऐसा होगा तो मैं फिर वही उन्हीं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ जो हमारे पेट में रहते हैं, जो हमारे साथ में, उनका बैलेंस खराब होगा। उनका बैलेंस खराब होगा तो गैस और फॉर्म होगी, बदबू आएगी आपके मुंह से भी, और लैट्रिन के रास्ते से भी बदबू आएगी, पेट सही साफ नहीं होगा। ठीक है। पेट सही साफ नहीं होगा, पेट से ही हमारे दिमाग का कनेक्शन है, एक नर्व है वेगस नर्व, उसके थ्रू, उससे हमारा इमोशंस डिस्टर्ब होंगे। तो सारी बीमारी पेट से? 90% बीमारियां मैं कहूंगा पेट और दिमाग दोनों को कंबाइन कर दो, या तो मेंटल बीमारियां या पेट। इससे बोलते हैं साइकोसोमेटाइजेशन। मतलब साइको मतलब बॉडी, सोमा मतलब बॉडी, साइको मतलब ब्रेन। तो ब्रेन और पेट का कनेक्शन 90% बीमारी इसी से ही है। बाकी 10% जो बीमारियां बनती हैं वो थोड़ी अलग मैं मान सकता हूँ। 16-17 साल के युवा टीनेजर्स होते हैं, उसके बाद 20 से 25 साल के युवा होते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? भाई वार्म अप जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, जिम जरूरी है, कैसे अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं? जैसे स्वामी विवेकानंद ने एक बच्चे को बोला था, ठीक भाई, एक बार एक बच्चा स्वामी जी के पास जाता है, वो कहता है मुझे अध्यात्म सिखा दो। स्वामी जी ने उसको कहा तुम यहाँ से भागो, पहले जाके फुटबॉल खेलो। ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल है। मतलब आप या तो जिम, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, रनिंग 100% इनकलकेट करना है। 1 सेकेंड, शरीर हमारा डस्टबिन नहीं है, इसके अंदर जो भी डाल रहे हो ना, शरीर के लिए डालो। हफ्ते में 1 दिन आत्मा के लिए बना लो अपने, जिसमें जो मन करे वो खा लो। लेकिन 6 दिन जो है ना, वो शरीर क्या सही है, शरीर को चाहिए क्या? शरीर को चाहिए नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 फैट, नंबर 3 प्रोटीन्स। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इतने लेने चाहिए जितना हम उसे इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। मतलब सपोज करो, जैसे मैं एक नॉर्मल इंसान की बात करूं जो अपना नॉर्मल ऑफिस जाता, काम करता है, लगभग 1200, 1500, 2000 किलो कैलोरी बहुत है। अगर वो उससे ज़्यादा लेता है तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक तो कार्बोहाइड्रेट कम करना है, प्रोटीन्स बढ़ा देने हैं, और फैट को नॉर्मल रखना है। अब ये तो बड़ी अजीब सी टर्म होगी, कैसी बात है, लेकिन प्रोटीन्स के आपने अभी जिक्र किया, युवा जिम्स जाते हैं, जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में तरह तरह के स्टेरॉइड्स और प्रोटीन्स लेते हैं, उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो देखो सर, ऐसा है कि प्रोटीन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है, नंबर 1। नंबर 2,
अगर मैं बात करूं दुनिया के अंदर ना, तो हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंट देशों में आता है। प्रोटीन डेफिशिएंट मतलब यहाँ पे प्रोटीन है ही नहीं, मतलब लोग लेते ही नहीं है। अब प्रोटीन से हमारे दिमाग में बात करेंगे प्रोटीन ना, तो तुरंत आता है वे प्रोटीन, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूँ, वे बेसिकली है क्या? वे बनता है जो हमारा दूध होता है, दूध को हटा के उसमें से सारी चीज़ें बाहर निकाल दो, लास्ट में जो पानी बचता है उसको सुखा के उससे जो पाउडर बनता है दैट इज़ वे। तो मतलब बेसिकली बनता है आपका दूध से ही है एक तरीके से। अब थोड़ा सा ये है, जैसे सपोज करो 30 ग्राम प्रोटीन है, 30 ग्राम में से 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है वे के अंदर में। पहला पॉइंट। दूसरा, लेकिन हमें उस प्रोटीन को पचाने के लिए फाइबर चाहिए। हम फाइबर लेते नहीं, प्रोटीन पिया, हम सोचते हैं बॉडी बन जाएगी, वो नुकसान कर देता है, लीवर और खराब कर देता है। एक पॉइंट। दूसरा, तो फिर प्रोटीन का क्या मतलब है? प्रोटीन का मतलब है दालें। एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं मूंग मसूर की दाल, तो 100 ग्राम दाल के अंदर लगभग 20 से 26 ग्राम के आसपास, 25 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। चावल की अगर बात करूं 100 ग्राम के अंदर 16 से 18 ग्राम प्रोटीन होता है। रोटी की अगर बात करूं 100 ग्राम रोटी के अंदर 12 से 15 ग्राम प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन है। अगर मैं बात करूं सोयाबीन की, तो सोयाबीन में लगभग 30 से 40 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम सोयाबीन के अंदर। पनीर की बात करूं तो पनीर के अंदर भी लगभग 30-35 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन उसके अंदर फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो प्रोटीन का मतलब हो गया कि हम अपने खाने से प्रोटीन लेते हैं। आजकल मशरूम में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है प्रोटीन के नाम पर। बिल्कुल, मशरूम भी अच्छा है, उसके अंदर भी काफ़ी प्रोटीन्स है, लेकिन फिर वही वाला इशू आ जाता है कि जो वेजिटेरियन है वो उसको नहीं खाते वेजिटेरियन, क्योंकि वो वेजिटेरियन तो नहीं है मशरूम। तो ये, लेकिन प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? लगभग एक नॉर्मल इंसान, जैसे अब मैं हूँ, आप सब हैं, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, मतलब अगर 70 किलो वजन है हमारा, तो 50-60 ग्राम प्रोटीन हमें लेना चाहिए। और आपको पता है 95% लोग नहीं लेते, मतलब 95% लोग नहीं लेते प्रोटीन। मैंने देखा 90% लोग प्रोटीन के नाम पर अंडे आमलेट की तरफ भागते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो एक धर्म और ये सारी चीज़ तो अलग विषय है, पर एक चीज़ होती है ना, एक इसको बोलते हैं NPU, मतलब एक थोड़ा सा मेडिकल और डाइटिशियन लैंग्वेज में, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन मतलब कि आपने अगर 100 ग्राम खाया तो उससे कितना बचा, इसका एक रेशियो होता है। दुनिया में इकलौता जो फूड है ना, वो अंडा ही है जिसका NPU 1 है, मतलब 100% एब्जॉर्ब होता है। हालांकि मैं अंडे नहीं खाता, लेकिन अंडा इज द बेस्ट थिंग। डॉक्टर रिफर करते हैं मोस्टली, मैंने देखा है। अंडा इज द बेस्ट थिंग। अब क्या है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई बाहर का सफेद खा लो, 6 ग्राम प्रोटीन होता है एक अंडे के अंदर, 3 ग्राम बाहर, 3 ग्राम अंदर। कहते हैं कि भाई बाहर वाला खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असली जो चीजें होती हैं वो अंदर योग में ही होती हैं उसकी। ओके। देखो, धार्मिक विषय में तो मैं इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं खुद नहीं खाता उसको, लेकिन क्या है कि अंडा इज द बेस्ट थिंग। तो सरकार भी एडवर्टाइज चलाती है, संडे हो मंडे रोज खाओ अंडे। अंडा बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, जो लोग अंडे नहीं खा सकते, मतलब भाई वेजिटेरियन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक लैक्टो वेजिटेरियन जो दूध पीने वाले थे, वो वेजिटेरियन जो अंडा खाने वाले होते हैं। अगर मैं नॉर्मल उसकी बात करूँ तो हमें कैसे अपनी डाइट लेनी चाहिए? ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई आपकी, ब्रोकली हो गई आपकी, चना सबसे बेहतरीन सोर्स है आपकी, सोयाबीन्स हैं। हालांकि मेल को सोयाबीन नहीं खानी चाहिए, मेल को नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सोया अभी कुछ एक रिसर्चेज हैं जो ये कहती हैं कि भाई सोयाबीन खाने से ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है। ओके। तो मतलब फीमेल के जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन, वो बढ़ता है। तो थोड़ा सा अगर युवा ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात बता रहे हैं जी। गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं आराम से रिसर्च पेपर, क्योंकि मैं भी एक रिसर्च में इन्वॉल्व रहा हूँ फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में। उसमें यही था कि भाई कुछ लोगों को खिलाएगी, 100 लोगों को हमने स्टडी करी। आजकल जितना सोया चाप का ज़्यादा चलन भी चल गया है, आपको चखने में चाप खा रहे हैं, वैसे चाप खा रहे हैं, रोटी के साथ चाप खा रहे हैं। लेकिन आपने अच्छी बात बताई कि युवा लड़कों को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, अगर मैं बात करूँ इससे, सोया से जी। बाकी अपना हरी सब्जियां हो गई, आपके चने हो गए, छोले हो गए, राजमा हो गया जी, बहुत अच्छे प्रोटीन के सोर्स हैं। मतलब आप रात को राजमा भिगो, चने भिगो, सुबह उठ के उसको खाओ ब्रेकफास्ट में। चाय से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए। अभी देखो, जैसे आप चाय से 110%, मतलब आप ये सोचो कि अगर मैं बात करूं, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा चाय का तो, लेकिन ये टॉपिक ऐसा सर लोग बाग देखेंगे, जानना चाहेंगे क्योंकि चाय के लिए तो देखो, आप एक चीज देखो, चाय का तो मैं सबको मना करता हूँ कि चाय नहीं पीनी चाहिए। कारण क्या, देखो चाय ना पीने का नंबर 1 लैक्टोज इंटॉलरेंट। लैक्टोज इंटॉलरेंस ये है, अगर मैं एक छोटी सी और रिसर्च की बात करूं, अगर हिंदुस्तान में सभी के जेनेटिक स्टडी करी गई थी, जो जीन इसको तोड़ती है ना, मतलब आपके दूध को, लैक्टोज शुगर को, लैक्टोज डिहाइड्रोजनेस, वो क्या है कि वो जो जीन है ना, वो जीन डेफिशिएंट होती जा रही है आपकी सारी पॉपुलेशन के अंदर। सिर्फ पंजाब में, हरियाणा में कुछ एक जगह वो जीन बची है। आप यहाँ का तो चलो हिंदुस्तान का छोड़ो, आप बाहर की जगह जाओ, वहाँ मिल्क नहीं मिलता।
ओके, वहाँ आमंड मिल्क मिलता है, वहाँ सोया मिल्क मिलता है, या फिर लैक्टोज फ्री मिल्क मिलता है। बिल्कुल। क्योंकि क्या है, ये टूटेगा, गैस बनाएगा, तेजाब बनाएगा। तो पहली चीज़ तो चाय तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। अब जो लोग पुराने टाइम के हैं वो दूध पी सकते हैं बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा अच्छा, फाइबर की भी देखा जा रहा है कि भाई आजकल फूड में जो है मात्रा कम होती जा रही है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है बॉडी पर? देखो बिल्कुल 100%। जैसे अभी हम बात कर रहे थे खाने के बारे में ना, कि होता क्या है, जैसे सपोज करो खाना चिपक रहा है आपके हाथों में, या फिर मैं अभी वे प्रोटीन की बात कर रहा था कि वे प्रोटीन आप लोगे बिना फाइबर के लोगे तो वो हाथों में चिपकेगा। फाइबर बेसिकली फूड के 7 कंपोनेंट होते हैं खाने के। मतलब ये तो मैंने बात करी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इसमें मिनरल्स होते हैं, रफेजिस होते हैं इसके अंदर, वाटर होता है इसके अंदर, और एक चीज़ फाइबर होती है। फाइबर का बेसिकली कोई काम नहीं होता। फाइबर क्या होता है कि आपका जो आप खाना खा रहे हो उसका बल्क बनाता है वो। ओके। मतलब जो खाने की बल्क बनाएगा ताकि वो आसानी से आंतों के अंदर, लगभग 6.25 मीटर लंबी आंतें होती है हमारी जी। उसके अंदर से सारा खाना जाएगा। जैसे मुंह से खाया, पेट में गया, तेजाब उसके ऊपर एक्ट करा, छोटी आंत में गया, छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टीन, डोडेनम, ज्यूजेनम, इलियम, इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे एंजाइम लीवर से कुछ निकलते हैं, कुछ पैंक्रियाज से निकलते हैं, ये एंजाइम एक्ट करते हैं इसके ऊपर। फिर वो पहुंचता है बड़ी आंत के अंदर। ठीक है। तो इसमें क्या है कि बड़ी आंत में जब जाएगा और अगर फाइबर नहीं होंगे तो ये चिपक जाएगा आंतों के अंदर। ओके। तो फाइबर आग की आवश्यकता होती है इसको आंतों से बाहर निकालने के लिए। तो फाइबर तो डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है आजकल फैटी लीवर की प्रॉब्लम काफी हो रही है, तो वो किस वजह से हो रही है? देखो फैटी लीवर आप देखोगे 5-7 साल पहले तो कुछ भी फैटी लीवर नहीं था। अब सुनने में ज्यादा आता है कि भाई लीवर फैटी हो गया है, देखो फैटी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ये सब चीज क्यों, क्या कारण है, क्यों हो रही है ये सब चीजें? सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताई थी एक चीज़ ना, एक टर्म है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैं बता रहा हूँ अभी शायद इस पर बहुत ज़्यादा इधर तो बात नहीं कर रहे हैं, पर आप कहीं जैसे बाहर जाओगे, बाहर के देशों में भी मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ, अलग कनाडा, यूएसए, सब मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं वहाँ पे। फैटी लीवर तो एक ब्लंडर की तरह आ रहा है। अगर मैं एक आपको बताऊं एक मोटा मोटी तौर पे, आपने कभी पहले लीवर फेलियर के नाम सुने होंगे, भाई हार्ट वो लीवर खराब हो गया, तो सुना होगा कहाँ से हुआ, भाई दारू से हो गया, यही कहा जाता है ना। फिर आपने सुना होगा भाई लीवर फेल हो गया जी, उससे काला पीलिया हो गया था। काला पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस सी, ये बड़ा कॉमन था और आजकल काला पीले चल भी रहा है। एग्जैक्टली। तो एक काला पीलिया हो गया, दूसरा आपका हो गया आपका ये एल्कोहल हो गया, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा जो ब्लंडर आने वाला है ना, मतलब ये दुनिया के ऊपर ब्लंडर ही कहूंगा मैं इसको जी। वो है आपका फैटी लीवर, जिसको क्या बोलते हैं, नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, या फिर अब इसकी एक दूसरी टर्म अभी कुछ एक 6 महीने साल भर पहले नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, मैश, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस। अब मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस का मतलब क्या हुआ? ये अगर आप सोचोगे अपने घर में फैटी लीवर ठीक कर लोगे, आप अपने घर में फैटी लीवर ठीक कर लोगे, हो जाएगा 110% गारंटी के साथ। बताइए सर, हिंदुस्तान के युवाओं को बताइए। देखो सबसे पहले एक ही चीज करनी है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस सही करना है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आता कहाँ से? इंसुलिन रेजिस्टेंस आता सिर्फ एक चीज से, वो है आपका बेली फैट। अपने बेली फैट को खत्म कर लो। अब जब आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, वो आपका बेली फैट बन रहा है। जब बेली फैट बन रहा है, इससे आया इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा, इसी की वजह से क्या होता है, आपकी जो शुगर आपके ब्लड में घूम रही है, वो शुगर आपके सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगी। ओके। तो उसकी मात्रा बाहर बढ़ जाएगी। तो इसी को डायबिटीज, एक चीज। सेकंड चीज, जिस प्रकार से बाहर डिपोजिशन हो रहा है फैट का, शरीर के बाहर आप देख रहे हो, ऐसे ही अंदर डिपोजिशन होता है अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर। इस चीज को बोलते हैं विसरल फैट डिपोजिशन। ओके। विसरल फैट डिपोजिशन मतलब अलग अलग जो विसरा ऑर्गन्स है अंदर, उनके ऊपर फैट डिपोजिट होता है। ठीक है। लिवर पे डिपोजिट होता है, किडनी पे डिपोजिट होता है, लिवर हार्ट पे डिपोजिट होता है। ठीक है। जब यही फैट लीवर के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, इसी चीज को फैटी लीवर बोल देते हैं। अब सोचो, पहले तो बेचारा डिपॉजिट हो गया जाके, कुछ ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो वहाँ इन्फ्लेमेशन होता चला जाता है। इसी चीज को बोलते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस और ये फैटी लीवर, जिसको स्टेटोसिस बोलते हैं वैसे, तो फैटी लीवर और हेपेटाइटिस ये रिवर्सिबल है। ठीक है। 100%। कैसे रिवर्सिबल है भाई? पहली चीज तो हमने फैट कम कर लिया अपना। ठीक है। दूसरी चीज, जो अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो इन्फ्लेमेशन रोकना है। अब वो इन्फ्लेमेशन कैसे रुकेगा? कैसे रुकेगा? पहली चीज, अगर मैं बात करूं आज से 5-7 साल, 5-6 साल पहले, तो एक जो ड्रग ऑफ चॉइस थी, पता है आपको क्या है ड्रग ऑफ चॉइस फैटी लीवर की? जी। विटामिन ई। ओके। मतलब हम लोग दवाई देते थे फैटी लीवर के लिए विटामिन ई। आज तो नई ड्रग आ गई सारोग्लिटाज़ार नाम से, लेकिन क्या है, इससे पहले
विटामिन ई देते थे। अब विटामिन डी ई क्या करता है, आपने सुना होगा मुंह पे लगा लो एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है हमें, तो हमें जो खाना खाना है ना, एल्कलाइन फूड खाना है। एल्कलाइन लाइक बहुत सारी हरी सब्जियां, ओके, इसकी मात्रा बढ़ा देनी है इसके अंदर। ठीक है। रोटी की मात्रा कम कर देनी है। सीजनल फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा देनी है। ओके, पानी की मात्रा बढ़ा देनी है। ओके। पेट रोज साफ होना चाहिए आपका। दही मट्ठा खाना है आपको, ओके। जिससे क्या रहेगा, अंदर के जो गट के बैक्टीरिया हैं वो सही रहेंगे, वो कुछ ऐसे केमिकल नहीं निकालेंगे जिसकी वजह से ऑर्गन पे फर्क आएगा। ठीक है। तो इन छोटी सी चीजों को करने से पेट रोज साफ हो रहा है। थोड़ी सी एक्सरसाइज मेडिटेशन करो, अपना वेट मेंटेन कर लो, बात खत्म। फैटी लीवर ऊपर वाले के कर्म से जिंदगी में नहीं हो सकता। सर एक चीज़ और देखने को मिल रही है आजकल, हार्ट फेल हो रहे हैं बहुत कम एज के युवाओं के, तो इसका क्या कारण है? देखो अभी क्या है ना, जैसे आपने एक टर्म बोली हार्ट फेलियर हो रहा है। देखो हार्ट के ना 3 तरह की बीमारियां होती हैं। मोटी मोटी वैसे तो बहुत है, मोटी मोटी 3। एक चीज जो हम देखते हैं कार्डियक अरेस्ट, एक होता है हार्ट फेलियर और एक होता है हार्ट अटैक। जो हम देखते हैं कि भाई वो बच्चा अभी, जैसे मेरे पास में एक वो है गोविंद, आप जानते होंगे, उनके गांव में से कुम्भराड़ा से जो हुआ जी था। जी गोविंद। तो कुम्भराड़ा में उनके गांव में एक बच्चे का लगभग 16-17 साल का बच्चा दौड़ने गया हुआ था सुबह, और सुबह ही उसका वो जब घर आया तो मतलब उसमें कुछ भी नहीं था। ऐसे बहुत सारे केस रिसेंटली मैंने देखे हैं। इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ओके, कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट मतलब जो हमारे दिल के अंदर धड़कन जनरेट करने वाली एक चीज होती है, जिसे मतलब ईश्वर भी बोलते हैं कुछ लोग, वो ऐसे नोड है। ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होती है, धड़कन जनरेट होती है, और फिर पूरे हार्ट में सप्लाई होती है उसकी, ताकि खून का दौरा बन सके जी। अगर ऐसे नोड काम करना बंद कर दे तुरंत किसी कारण से, तो इस चीज को बोलेंगे हम लोग कार्डियक अरेस्ट। ओके, अगर जो खून की नसें हैं हार्ट के अंदर जो सप्लाई कर रही हैं, हार्ट को सप्लाई कर रही हैं, जैसे बॉडी को अलग सप्लाई हो रही है, जो हार्ट को सप्लाई हो रही है उसमें ब्लॉकेज हो जाए, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। ओके, और अगर हार्ट के ऊपर ओवरलोड बहुत हो जाए, जैसे अभी भी मेरे पास 3 पेशेंट एडमिट है हार्ट फेलियर के, जब हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाता और पीछे इकट्ठा हो जाता है फ्लूइड ओवरलोड, इस चीज को बोलते हैं हार्ट फेलियर। मतलब हार्ट फेल कर गया आगे प्रोपेल करने के लिए। तो आप जैसे बात कर रहे हैं कार्डियक अरेस्ट की, कि भाई कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहा है, देखो इस चीज का अभी मतलब 100% तो मतलब कोई भी, मैं का कोई भी नहीं अब तक कह पाया, लेकिन यस जो फर्क पड़ा है कोविड के बाद 100% फर्क पड़ा है। अब जो स्टडी जो स्टडी अभी जो वैक्सीन का बता रहे हैं उसकी रिसर्च भी आई है उस पे, जो वो ICMR की स्टडी आप बोल रहे हैं सर। जी। देखो वैक्सीन ने क्या किया है, ये तो देखो कुछ मतलब इसमें एक बड़ा अजीब है, क्योंकि आप ही सोचो कि मैं आपको अगर वैक्सीन के बारे में बताऊं ना, तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। मतलब जो वायरस होता है उसको मार के शरीर के अंदर इम्यूनिटी पैदा करने के लिए डाला जाता है। तो मतलब वैक्सीन ने किया है, मतलब मेरे को तो ऐसा नहीं, मतलब मैं उस चीज़ पे कमेंट कर सकता। लेकिन इतना जरूर है कि कोविड के बाद हुआ क्या है, हमारे शरीर के अंदर एक चीज़ होती है कोगुलेशन कास्केड। कोगुलेशन कास्केड क्या होता है, जैसे सपोज करो कहीं भी चोट लग गई हमारी, तो उसको घाव तुरंत भर जाता है 5 मिनट के अंदर। तो वो जो घाव भरता है, इस पूरी प्रक्रिया को कोगुलेशन बोलते हैं। इसके लिए पूरा एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, स्टेप वाइज अप्रोच, ये स्टार्ट होती है। ऐसे ही शरीर के अंदर, नसों के अंदर भी यही एक्टिविटी होती है, और ये रेगुलर चलती रहती है। अब आप देखोगे प्लेटलेट कम आ रही है लोगों की, किसी की भी चेक करा लो बुखार में। वो डेंगू के सीजन में आती है? नहीं, अभी भी आ रही है। आप अपनी प्लेटलेट चेक करा लेना किसी वायरल में, वो कम आएंगी। ओके, कारण क्या है उस चीज़ का? इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर। जब इन्फ्लेमेशन होगा, प्लेटलेट जाएगी उसको सही करने के लिए, ठीक है। तो प्लेटलेट कम आती है, तो ऐसी अंदर क्लोटिंग बन जाती है। तो उस क्लोटिंग के वजह से कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, ऐसा एक थ्योरी कहती है। जी जी जी। बाकी कोविड के बाद में और बहुत सारी कितनी चेंजेस आई हैं, इस पे रिसर्च चल रही है। जैसे मायोकार्डाइटिस, मतलब हार्ट तुरंत से ही काम करना बंद कर रहा है, इम्पल्स जनरेट करना बंद कर रहा है, ऐसा है। तो इस पर 100% तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं पोस्ट कोविड बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सर बातें करेंगे तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसी को अगली सीरीज में भी आपसे बात करके समय लेके बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं कवर नहीं हो पाएंगे। कम से कम 3 एपिसोड इसके करने होंगे। 100%। अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, अपने हॉस्पिटल में हमारे पास क्या क्या फैसिलिटी है, कितने डॉक्टर हैं, किन किन बीमारियों का इलाज किया जाता है? मेरा जैसे हॉस्पिटल है जहाँ मैं काम करता हूँ, वेलनगिरी हॉस्पिटल है जी। हीरो शोरूम के सामने, हरिद्वार रोड। जी जी। बाकी मैं देखता हूँ ICU देखता हूँ, क्रिटिकल केयर, बाकी गैस्ट्रो में देखता हूँ जी। और बाकी डॉक्टर नेहा हैं, वो देखती हैं गायनेकोलॉजी, सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी, हिस्टेक्टमी, जो भी सब चीज़ें जी। बाकी डॉक्टर विवेक हैं, वो सर्जरी देखते हैं जी। बाकी डॉक्टर अंकुर सैनी हैं, वो ऑर्थोपेडिक्स देखते हैं जी।
बाकी सभी तरह के जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं वो हमारे यहाँ चलते हैं, चाहे वो स्टार हेल्थ हो, टाटा AIG, ICICI लोम्बार्ड या कोई भी जो आप सोच सकते हो, XYZ, आदित्य बिरला, वो चलते हैं। आयुष्मान भारत की स्कीम भी चलती है हमारे यहाँ पे। जी। बाकी अभी एक नया ECHS से हम लोगों को अप्रूवल आ गया है, जी। तो उसके पैनल पे भी हम लोग आ गए हैं ECHS के। तो बहुत जल्दी आर्मी जो रिटायर्ड हैं उनकी भी हम लोग फर्स्ट टाइम रुड़की में ये सुविधा शुरू करने जा रहे हैं। जी जी। बाकी डायलिसिस, CT स्कैन, ये सब सुविधाएं हमारे यहाँ पे अवेलेबल सभी फैसिलिटी आपके अवेलेबल है। लगभग सभी प्रॉपर एड्रेस क्या पड़ता है सर अपने हॉस्पिटल का? ये मलकपुर चुंगी पे है, हरिद्वार रोड पे, हीरो शोरूम के सामने। हीरो शोरूम के सामने। पेशेंट आएंगे, रुड़की हब का नाम लेंगे, कुछ डिस्काउंट मिलेगा? आप सोचो, कभी मैंने आज तक अभी मेरे को बोलोगे आप, मैंने वैसे ही मना नहीं करता हूँ, और रुड़की हब का नाम लोगे तो आप वैसे ही बस बता देना, उसको OPD फ्री रहेगी। आपकी बातों से, आपके विचारों से लगता है कि युवा प्रेरित होते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी आप थोड़ा एक्टिव वगैरह रहते होंगे। हाँ, तो थोड़ा इंस्टा ID के बारे में भी बता दीजिए अपने। इंस्टा ID डॉक्टर अर्पित सैनी जी, फॉलो कर सकते हैं आपको। 100%। बाकी हम नीचे मेंशन कर देंगे सर का नंबर, सर के हॉस्पिटल का एड्रेस। किसी भी प्रकार का आपको बीमारी से आपको जांच करानी हो, डॉक्टर साहब से मिलना हो, तो संपर्क कर सकते हैं। वादा करते हैं सर के साथ एक एपिसोड और करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारी रह गई है। सर आएंगे पक्का? 100%। तो सर से बातचीत करी, बहुत अच्छा लगा सर। आते रहिएगा रुड़की हब के, और हम चाहेंगे कि रुड़की की जनता ही नहीं, पूरे उत्तराखंड, पूरे भारत की जनता आपसे प्रेरणा ले, आपकी बातों को फॉलो करे और स्वस्थ रहे। थैंक यू।